नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं गोविंद विश्वास। आज हम बात करने जा रहे हैं अभिजीत परियल से, जो कि ऑरो यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और साथ में ये फ्रीलांस, ये आप जो भी काम देख रहे हैं ये उनके कलाकर्म का एक दिनचर्या का हिस्सा है। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनके लाइफ के बारे में और सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अभिजीत परियल है। मैं एक आर्किटेक्ट अर्बन डिज़ाइनर हूँ। मैं साथ में फिगरीन्स, मिनिएचर्स और डायोरामास वगैरह बनाता हूँ और ये मैंने खुद से ही सीखा है। मैं फ़िलहाल अभी सूरत में रह के प्रैक्टिस करता हूँ, पढ़ाता हूँ और लोगों से अपना स्किल। आप सब ये चैनल ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए तो आपको इस तरह के और वीडियोस मिलते रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। अभिजीत जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका लॉकडाउन कैसे बीता, आपने आपके समय का कैसे यूटिलाइज़ किया। जब लॉकडाउन शुरू हुआ पिछले साल तो काफ़ी सारा मुझे पहले से आइडिया था कि ये होने वाला है, कब होगा पता नहीं था। पर इसी दौरान मैंने घर पे ही काफ़ी सारे मेरे जो किट्स है, व्हीकल के किट्स हो गए, क्ले हो गया, पेंट्स हो गए, ग्लू हो गया, ये सारा मटेरियल्स मैंने स्टॉक किया था मेरे घर पे। और इस दौरान काफ़ी सारा टाइम मिला रिसर्च करने के लिए, क्योंकि दिन में काफ़ी हम एकेडमिक क्लासेस ले रहे थे ऑनलाइन और साथ में घर के भी काम होते हैं। पर रात को जब आप फ्री हो, चारों ओर सन्नाटा है, एकदम शांति से आप अपना काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है लॉकडाउन में मेरा प्रोडक्टिविटी, स्किल और सोचने का जो तरीका है वो काफ़ी सारा इम्प्रूव हुआ है और अभी मैं एक स्टोरी को और बेहतर तरीके से बोल पा रहा हूँ। और ये मेरे अभी आने वाले जो काम हैं उनमें आपको ज़्यादातर दिखेंगे। बिल्कुल। एक तरीके से लॉकडाउन एक तरीके का रीसेट बटन जैसा था, जहाँ पे हम रिबूट होके हम जो कर रहे हैं या फिर मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो माध्यम से करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको फिर से देखना, उसको फिर से परखना, थोड़ा बारीक से टाइम देकर सोचना, वो टाइम लॉकडाउन ने ऑफ़र किया। बिल्कुल सही बात है। और लॉकडाउन के वक्त जब ज़्यादातर लोग ऑनलाइन में शिफ्ट हो गए तो ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे बिताने लगे, लैपटॉप पे हो या मोबाइल पे हो, सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम बिताने लगे। तो इस दौरान जब अपना काम शेयर करता था तो फीडबैक्स काफ़ी सारे आते थे और लोग देखते भी थे, जानते भी थे और कनेक्ट भी होते थे उसके थ्रू। इंडिया में काफ़ी लोग ऐसे भी मिले जिनके एंसेस्टर्स, जिनके फादर, उनके भी फादर, ग्रैंडफादर्स वगैरह आर्मी में, मिलिट्री से एक तरीके से लिंक थे, जुड़े हुए थे। तो उनके भी स्टोरीज़ में सुन के इंस्पिरेशन मिलता था और उसको आगे ले जाने की और प्रेरणा मिलती थी। इस तरीके से ये प्रोजेक्ट शौर्य का शुरुआत हुआ था ये लॉकडाउन में, जहाँ पे इंडियन मिलिट्री और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में हम टॉपिक सिलेक्ट करके स्टोरीज बताते हैं। और ये मिनिएचर्स मेरे अलावा और भी लोग हैं जो प्रैक्टिस करते हैं ये फील्ड में, वो भी उनके भी मैं शेयर करता था स्टोरीज के साथ। तो ये काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म बन गया, एक तरीके से एक वर्चुअल म्यूजियम जैसा आप कह लीजिए, एक बन गया जहाँ पे हम स्टोरीज कलेक्ट करके रख रहे हैं। आपके काम में चाइल्डहुड मेमोरीज़ का कितना बड़ा योगदान है और किस प्रकार आप आपके काम को इन सब चीज़ों से जोड़ पाते हैं? जी, बचपन की मेमोरीज से जुड़ाव का कारण 2-3 है। एक तो है कि जैसे बचपन में काफ़ी सारा वॉर कॉमिक्स पढ़ने को मिलता था। ये कॉमिक्स मोस्टली ज़्यादातर आपके यूके में और यूरोप में मिलता था, जैसे कमांडो कॉमिक्स हो गए, वॉर पिक्चर लाइब्रेरी हो गया। ये 85 और 70 के दौर के बीच में कॉमिक्स छपते थे और इंडिया में भी मिलता था थोड़ा-थोड़ा करके, आज भी मिलते हैं आप अगर ढूँढेंगे तो। तो उसे पढ़ के, उनकी स्टोरीज़ को पढ़ के काफ़ी वो एक्शन कॉमिक बुक्स का दौर वो टाइम पे हम थे, हमारे पास था, क्योंकि ये सोशल मीडिया तो था नहीं 80s में 90s में। तो कॉमिक बुक के सहारे हम अपना टाइम गुजारते थे। और दूसरा बड़ा कारण था कि हमारे चाइल्डहुड में
काफ़ी सारा टॉयज़ जो मिलते थे वो एक्शन फिगर्स के मिलते थे, जैसे जी.आई. जो बहुत ही फेमस था, और ही मैन का सीरीज़ बहुत ही फेमस था, जिसमें वापस एनिमेटेड कार्टून भी दिखते थे टीवी पे। तो आपके जो कैरेक्टर्स हैं, जो एक्शन फिगर ही नहीं है पर एक एक्शन हीरो जैसे हैं, जो लाइव हो रहे हैं और आप उनकी स्टोरीज देख पा रहे हैं टीवी के ऊपर, और आप वो एक सपना होता है कि आप भी ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए ही ऐसे एक्शन फिगर्स निकाले गए थे। तो यूएस में अगर आप देखें, जी.आई. जोज ने काफ़ी सारा काम किया जहाँ से मिलिट्री को सिविलियंस के काफ़ी करीब ले आए। तो यही माइंड में मेरे भी आया कि अगर ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, और यही चीज़ हम यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते हैं। हमारा इंडिया में जो कॉन्सेप्ट आर्ट का जो सीन है वो और अच्छा बेहतर हो सकता है, और जिनके बारे में हम भूल चुके हैं, या काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारी हिस्ट्री में है हम नहीं जानते, उसको मिनिएचर्स के थ्रू, उसको डायोरामास के थ्रू आप दिखा सकते हैं। ये चीज़ें आपने खुद से सीखी हैं, तो फाइन आर्ट्स के प्रति आपकी रुचि कब और कैसे जागृत हुई, और आपने ये काम किस प्रकार से सीखना शुरू किया, इसके बारे में आप कुछ दर्शकों को बताइए। फाइन आर्ट्स में मेरी रुचि बचपन से ही रही है। मैं ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, डूडलिंग वगैरह करता था और काफ़ी अच्छा कर लेता था, और इसी वजह से फिर आर्किटेक्चर ज्वाइन करने का सोचा। और जब आर्किटेक्चर कॉलेज में गया, सेप्ट यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में, तभी वहाँ पे हमारे जो फैकल्टीज़ थे, आर्किटेक्ट्स थे, डिज़ाइनर्स थे, आर्टिस्ट थे, जिन्होंने काफ़ी सारे मटेरियल्स के साथ हमको एक्सप्लोर करवाया, हमसे काम लिया और हमें पुश किया कि हम इतने सारे मटेरियल्स जाने। उसमें पेपर, बैम्बू, स्टोन, ब्रिक, वैक्स, क्ले, सब कुछ था। और यहाँ से ही इंटरेस्ट शुरू हुआ, जहाँ पे से आप 2D से 3D वर्क में आप ट्रांजिशन करते हैं, आप जब ट्रांसफ़र होते हैं अपना स्किल्स 2D से 3D के अंदर। और इसके साथ मेरा इंटरेस्ट मिलिट्री में बचपन से ही था, तो पहले मैं जो ड्राइंग करता था उसे फिर ये मटेरियल्स में ट्रांसलेट करने की कोशिश करने लगा, जैसे क्ले है। तो फैकल्टी जो काम देता था उसके अलावा चुपके चुपके थोड़ा थोड़ा साइड में मैं अपना काम भी करता था और लोगों को दिखाता था, इंटरनेट से सीखता था, काफ़ी जगह, काफ़ी ऑनलाइन फोरम्स के अंदर काम शेयर करके पूछता था फीडबैक के लिए, और काफ़ी सारा रिसर्च करना पड़ता था तभी खुद से। तो ये जो मिनिएचर्स का चीज़ जो है, मैंने देखा कि बाहर काफ़ी पॉपुलर है, लोग काफ़ी सारा काम कर रहे हैं अलग अलग मटेरियल में, जैसे वैक्स है, वाइट मेटल है, फिर रेजिन है और पॉलीमर क्ले है। तो ये सारा मैंने इंटरनेट से सीखा और देखा, जाना। फिर हमारे यहाँ पे जैसे कनौरिया सेंटर फॉर फाइन आर्ट्स है, NID है, तो ये CN विद्यालय है फाइन आर्ट्स का। सो हमने उनके साथ बातें की, हम लोगों से जाके मिले, तो वहाँ से काफ़ी सारा सीखने को मिला। इवन हमारे जो सीनियर्स थे काफ़ी कुछ हमें सिखाते थे मटेरियल्स के दौरान और यूज़ करके। और फिर खुद का एक जो इंटरेस्ट है, ये सारा जो आप सीख रहे हैं उसको हमने हमारे इंटरेस्ट के और उसको डाइवर्ट किया, तो वहाँ से ये चीज़ शुरू होता है। ये जो इंटरेस्ट इनटू स्कल्पटिंग है, स्कल्पचर का, और उसमें भी मिनिएचर्स का पूरा स्टोरी वहाँ से शुरू होता है, फर्स्ट ईयर ऑफ आर्किटेक्चर से। आपके काम में अधिकतर वॉर जोन से रिलेटेड चीज़ें हैं, सैनिक हैं, टैंक्स हैं, इसके विषय में आप कुछ बताइए। जब ये सवाल कोई पूछता है कि आप ये सिर्फ सोल्जर और मिलिट्री के टॉपिक्स क्यों बनाते रहते हैं अपने फिगरीन्स में या मिनिएचर्स में, तो मुझे लगता है ये वायलेंस की तरफ नहीं, पर ये नॉन वायलेंस की तरफ या एंटी वायलेंस की तरफ जा रहा है। क्योंकि इन सब का हेतु है लोगों में अवेयरनेस फैलाना, एक तो है स्टोरीज़ बताना जो हम भूल चुके हैं या शायद नहीं जानते, और तीसरा है इसका बारे में आप फोर्सेस का जो इमेजेस है, जो इमेज हम रखते हैं सिविलियंस और फोर्सेस के बीच में जो खाई है, जो गैप है, उसको थोड़ा नज़दीक लाना। तो वायलेंस को ये बढ़ावा नहीं देता, पर ज़्यादा अवेयरनेस की तरफ मेरा काम ज़्यादा मूव करता है जी। और अगर आप मेरे मिनिएचर्स में जो हम डायोरामास बोलते हैं, जहाँ पे
4-5 फिगरीन्स साथ में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कुछ व्हीकल्स उसके अंदर एक स्टोरी बता रहे हैं। तो जनरली वहाँ पे मैं ब्लड दिखाना उचित नहीं समझता, मैं नहीं दिखाता जब ज़रूरत नहीं है तो। क्योंकि इसका हेतु यही है कि मुझे एक इंसिडेंट के बारे में या एक यूनिट के बारे में या एक पर्सन के बारे में एक स्टोरी बतानी है, और उसके लिए ये जो मैं दिखा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं कॉम्पोजिशन कर रहा हूँ, कलर्स यूज़ कर रहा हूँ, और जो जिस हिसाब से पूरा मिनिएचर सेट है, तो वो सफिशिएंट है, वो इनफ है उसके लिए। और जबकि ये सारा चीज़ काफ़ी रिसर्च्ड होता है तो काफ़ी सवाल भी आते हैं लोगों से, स्टूडेंट से, कि इसके मैकेनिक्स क्या है। अगर कोई मशीन है तो उसका मैकेनिक्स क्या है, अगर कोई इंटरेस्टिंग यूनिफॉर्म है तो उसका हिस्ट्री क्या है, उसके फैब्रिक्स में क्या है, उसका कलर में क्या है। सो ये मैं अपने फील्ड से जोड़ के देखता हूँ, ना कि जस्ट लाइक एक आर्टिस्ट का एक स्कल्पचर के तरफ जो नज़रिया होता है वैसा नहीं है। ये ज़्यादा एजुकेशनल है, ये ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने के लिए ये जो काम है वो मैं अपने आप को देखता हूँ, ये उसका हेतु। और इसके साथ साथ मैं नॉन मिलिट्री भी और मतलब सिविलियन टॉपिक्स भी मैंने बनाए हैं, मैंने स्कल्प्ट किए हैं। जैसे एक थय्यम फेस्टिवल है केरला में, उसको लेके एक फिगरीन किया है। फिर जो मिलिट्री में भीष्टी होते थे, जो पानी लेके जाते थे, आज के ज़माने में तो नहीं दिखते, पर पहले काफ़ी डिपेंडेंट था आर्मी इनके ऊपर। तो इन छोटे छोटे किरदारों को भी डिपिक्ट करना, उनको दिखाना, उनके बारे में स्टोरीज कहना मैंने कवर किया है अपने टॉपिक में। आपके काम के लिए आप कैसे सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं? जब मैंने पहले मिनिएचर्स या फिगरीन्स बनाने की शुरुआत की क्ले में से और एपॉक्सी में से, तभी सबसे पहले तो एक टॉपिक अगर कुछ अच्छा लगे, या फिर कोई फोटोग्राफ या फिर कोई ड्राइंग या इलस्ट्रेशन जो पसंद आए कि ये अच्छा एक टॉपिक बन सकता है स्कल्पचर का, तो वो एक सिलेक्ट करता था। और उसके साथ कुछ और रिसर्च अगर ज़रूरी हो, मतलब अगर एक साइड का इलस्ट्रेशन है तो दूसरे साइड से अगर कुछ यूनिफॉर्म का या कुछ और डिटेल के लिए रिसर्च करना पड़े तो वो रिसर्च करता था। और उसके साथ फिर पेपर के ऊपर जो साइज़ का स्कल्पचर बनाना है वो साइज़ का ड्राइंग कर लेता था, और जो पोज में बनाना है वही पोज में करता था। तो स्कल्पचर को और ड्राइंग को मैच करने का कोशिश करता था जो स्केल में है। ये मिनिएचर्स की बात हुई। और इस दौरान जब क्ले और एपॉक्सी में से काम करना शुरू किया, तभी हर एक स्कल्पचर को बनते तकरीबन 1 हफ्ता या 2 हफ्ता लगता था। ये उसकी बारीकियाँ है जो छोटी छोटी यूनिफॉर्म में या कपड़े में या डिटेल में, तो उस पर डिपेंड करती है, साइज़ पे डिपेंड करती है, और उसको कलर करना है कि नहीं, उस पर कितना काम हो रहा है कि नहीं, डिटेल्स कितनी है, सारा उस पर डिपेंड करता है। तो लगभग 2 हफ्ते जैसे लगते थे एक स्कल्पचर बनाने में, जो तकरीबन 4 इंच से 6 इंच का साइज़ का हो सकता है। ये हमारा आखिरी सवाल है, और आप नए लोगों के लिए, नए स्टूडेंट्स, नए आर्टिस्ट जो भी फील्ड में वर्क कर रहे हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? जो भी नए लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो आर्टिस्ट है या नहीं भी है, वो ये फील्ड में ये चीज़ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, स्कल्पटिंग, क्ले के साथ स्कल्पटिंग या फिर पेंटिंग, या फिर अभी तो डिजिटल क्राफ्ट भी काफ़ी सारा बढ़ रहा है, ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको पेशेंस रखना है। ये कोई भी कला आपको पेशेंस के साथ ही डेवलप करेगा, आपका स्किल्स, और आपका इंटरेस्ट रहेगा तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और एक तरीके से इसमें जब तक आप सब स्टैंडर्ड काम से ऊपर नहीं आते तो उसको आप एक्सेप्ट मत कीजिए, और एक बार आपका आउटपुट गलत या आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कम भी हो सकता है, पर उसको छोड़ के आगे बढ़िए, उसको डॉक्यूमेंट कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलने का कोशिश कीजिए, और उनकी कहानियाँ सुनने की कोशिश कीजिए, और उनके टूल्स, टेक्निक्स देखने की कोशिश कीजिए। और इसको जितना आप अपने अंदर समा के, आप अपने अंदर यूज़ करके आपके काम में आप ला सकते हैं, उतना वेरिएशन आपको दिखेगा, उतना मज़ा आपको आएगा, उतना सेटिस्फैक्शन आपको फील होगा कि आपने एक बहुत ही अच्छा एक काम इन दी एंड फाइनल में प्रोड्यूस किया है। और जो कि मेरा काम काफ़ी सारा रियलिज़म की ओर जाता है,
तो मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में या लोगों से फीडबैक मांगता हूँ, पर काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप अपने लिए काम कर रहे हैं, आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अपना बार जो है, अपना जो काम का आप जो लेवल रखना चाहते हैं, उसको धीरे धीरे ऊपर लाइए। एकदम शुरुआत में एकदम ऊपर बार सेट मत कीजिए, धीरे धीरे लाइए, क्योंकि आप सीख रहे हैं तो हर एक स्किल में एक टाइम लगता है सीखने का, तो उसको धीरे धीरे ऊपर लेके जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी, आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा और हमारे दर्शकों को भी उम्मीद है अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो को जिन्होंने भी पूरा देखा है वो अगर जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकॉन को दबा दें ताकि उनको अपडेट्स मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।